Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है and in today's session we are going to discuss on that the but and yet. We are going to comparison side by side the two conjunction but and yet. Okay, and just in this session we are going to see the differences and the different base of the differences, यानी अलग अलग तरीके से हम लोग उसके किस आधार पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे. इट मीन्स व्हाट. हालांकि ये बट और येट जो है एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जैसा कि मैंने भी बताया, लेकिन इसके सेंटेंस में और भी अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं. राइट, तो हम लोग आज सब साइड बाय साइड इसको कंपेयर भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे और ये देखेंगे कि सेंटेंस में इसको किस किस तरीके से यूज किया जाता है. और खास करके वैसे लर्नर्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और साथ ही साथ जो अपने इंग्लिश को और डेवलप करना चाहते हैं और इन्हांस करना चाहते हैं इस एरिया में, उनके लिए तो ये कारगर साबित होगा ही होगा. ओके, सो चलते हैं आज के सेशन पे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों का तुलना यहाँ पे वर्सेस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस और उसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के दौरान. ओके, तो पहले देखते हैं बट. बट जिसको हिंदी में हम लोग लेकिन, किंतु, मगर, फिर भी, परंतु इस तरीके से हिंदी में इसको हम जानते हैं, पढ़ते हैं अक्सर. येट, अभी तक, मगर, अभी, अतिरिक्त, इस तरीके से क्या हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं, वाक्य की सहायता से हिंदी में यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं. ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किया है. ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि सेम क्लास या रैंक के वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लाउज को, स्टेटमेंट को ये जोड़ता है. ओके, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस में ये और भी एक टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं. एनीवे, तो आज हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे, हालांकि इन दोनों को कंपैरिजन भी करना है साथ ही साथ. ठीक है, तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के आधार पर. यूज टू कनेक्ट, यहां पे ध्यान रखिएगा, यूज टू कनेक्ट, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं but की. but is used to connect two ideas that contrast or to introduce or an exception. right, तो यहाँ पे जो चीजें समझने वाली वो ध्यान रखिएगा कि but का यूज जो है दो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए होता है. आइडिया कह सकते हैं या थॉट कह सकते हैं, दो आइडिया या थॉट. राइट, थॉट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस. राइट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस. या टू इंट्रोड्यूस ऑन एक्सेप्शन, या तो एक एक्सेप्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. अक्सर जब हम बट का यूज करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, अगर एक तरफ रीजन है तो दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस. राइट, तो इस तरीके से क्या हम लोग बट का यूज करते हैं सेंटेंसेस में. आई होप इट इज क्लियर. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, फिर हम लोग येट को भी देखेंगे. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो आप देख सकते हैं ही इज पुअर बट यहाँ पे कंजंक्शन है ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है लेकिन या फिर भी वह ईमानदार है. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पुअर का जो क्लास है ये एक एडजेक्टिव है. राइट, ऑनेस्ट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मैंने अभी क्या बताया कि बट जो है वो सेम क्लास के या सेम रैंक के वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ता है. तो आप देख सकते हैं बट के पहले भी एडजेक्टिव है और बट के बाद भी एडजेक्टिव है. अगर एक स्टेटमेंट के आधार पर लेके चले तो ही इज पुअर एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है. राइट, तो ही चूंकि दोनों में कॉमन है तो इसलिए ही को यहां भी रखा जा सकता है. से इसीलिए ही को यहाँ पे दोबारा नहीं रखा गया, नहीं तो सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. राइट, आई होप इट इज क्लियर.
क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या पुअर और ऑनेस्ट का यूज किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ही इज यहां भी यूज किया जाए। तो इससे क्या पता चलता है कि दो सेम रैंक के वर्ड, फ्रेज या क्लाउज को ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जहां पे आज हम लोग बात कर रहे हैं बट और येट की, ये जोड़ते हैं। ओके, इसके प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था एंड एज वेल एज। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, वॉच लिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम एक्साइटेड बट आई कांट गो टू दी पार्टी। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट है, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, मैं एक्साइटेड हूं लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा सकता। तो ये देखिए यहां पर ये दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, यहां पे ये दो स्टेटमेंट कह सकते हैं या क्लाउज कह सकते हैं। यहाँ एक ये क्लाउज है और एक ये क्लाउज है, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, जो कि सेम रैंक को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि दो एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि बट या येट या जो भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो सेम क्लास के या रैंक के सेंटेंस को, फ्रेज को, वर्ड्स को जोड़ते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरी तरफ येट के बारे में। सो येट शोज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट। अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब या सरप्राइजिंग कहने का मतलब, अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट में क्या है, जो उसके पहले को होगा उसके आधार से ही, उसके रिलेटेड ही क्या होगा, उसका दूसरा क्लाउज होगा, बट के बाद आने वाला क्लाउज होगा। लेकिन यहां पे क्या है, अनएक्सपेक्टेड, जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो कि क्या है, सरप्राइजिंग होगा। सडन से जो एक्शन होते हैं, सडन से जो स्टेटमेंट आएगा उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और ये भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट को यानी कि डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। डिफरेंस यानी दोनों के अंतर को बताता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके स्टेटमेंट पॉसिबल होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, यानी आप उसको जान सकते हैं कि इसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा। जैसे कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, यानी कि गरीब है वो ईमानदार भी है, ये हम समझते हैं या जानते हैं, लेकिन इसके बाद कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद जो आने वाला स्टेटमेंट है वो आप जानते ही हो। इट माइट बी क्वाइट सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड, वी कैन से। ओके, इट ऑफन मीन्स डिस्पाइट दिस, यानी कि इसका अक्सर मतलब होता है डिस्पाइट दिस। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, यानी इसके बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या है, ये भी एक कंजंक्शन है। डिस्पाइट दिस यानी कि इसके बावजूद। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्काई वॉज डार्क येट इट नेवर रेन्ड। अब यहां पे समझते हैं, स्काई वॉज डार्क यानी कि जो आसमान था वो क्या था, डार्क। डार्क कहने का मतलब बादलों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई, है ना। येट इट नेवर रेन्ड, फिर भी यानी अभी तक बारिश नहीं हुई, फिर भी बारिश नहीं हुई। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आप क्लाउज देख रहे हैं सेकेंड वाला, ये अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट को, यानी अनएक्सपेक्टेड एक पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी तो नहीं कह सकते, एक असंभावना को दिखा रहा है कि हालांकि आसमान डार्क था लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई, जो कि एकदम विपरीत है, अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन है। यानी कि बादल जब घिरा होता है तो बारिश होती है, सामान्यतः मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन बारिश होती ही होती है। लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, ये पूरी तरीके से क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइजिंग है ना, सरप्राइज करने वाला। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट वेल, यानी कि वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। येट ही लाइक्स फुटबॉल, यानी कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, फिर भी उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, वो फुटबॉल पसंद करता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट में ये जो सेकंड वाला क्लाउज है वो अनएक्सपेक्टेड है और सरप्राइजिंग करने वाला है, सरप्राइज करने वाला है ना, थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है। तो येट का काम क्या है, इसके बाद वाला जो आने वाला जो क्लाउज है वो अक्सर क्या होता है, सरप्राइजिंग होता है और कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी बट की अपेक्षा ये ज्यादा सरप्राइजिंग होता है या कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, यानी कि डिफरेंस को दिखाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे देखते हैं दोनों का यूज जो है एडवर्ब्स के रूप में भी होता है। एडवर्ब्स क्या होते हैं, मैंने
पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, एडवर्ब्स वो सारे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को, साथ ही साथ एक सेंटेंस को भी वो मॉडिफाई करे, क्लैरिफाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। ओके, देखते हैं इनफॉर्मल फंक्शंस एज एन एडवर्ब मीनिंग ओनली, जस्ट और मेयरली। यानी कि जब हम इनफॉर्मल, फॉर्मल वे में जब हम वर्ड का यूज करते हैं एज ए एडवर्ब के रूप में, तो उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो मतलब क्या निकलता है, पहला ओनली, जस्ट या मेयरली, ना के बराबर। मेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, है ना। मेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर। ओके, मेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, तो एडवर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनली, केवल, जस्ट मतलब कहने का मतलब थोड़ा या तुरंत, मेयरली मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी ओनली, जस्ट एंड मेयरली। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज बट अ पुअर मैन, ही वॉज बट अ पुअर मैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बट का जो यूज किया जा रहा है वो दो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा, या दो क्लॉजेस को जोड़ नहीं रहा, या दो वर्ड्स को जोड़ नहीं रहा, या दो फ्रेजेस को नहीं जोड़ रहा। ये सिंपली एज अ क्या है, एक एडवर्ब के रूप में आया। ही वॉज ओनली अ पुअर मैन, तो बट का जो यूज यहाँ पे किस रूप में किया गया है, ओनली के रूप में। ही वॉज बट अ पुअर मैन, वो केवल एक गरीब आदमी है, केवल एक गरीब आदमी। ही वॉज जस्ट अ पुअर मैन, ही वॉज जस्ट अ पुअर मैन, ही वॉज मेयरली अ पुअर मैन। तो आप बट की जगह पे ओनली को भी, जस्ट को भी और मेयरली को भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि बट का यूज यहाँ पे किस तरीके से हुआ है, एडवर्ब्स के रूप में। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ बट वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर है वन, तो ये जो वर्ड जो है एज अ एडवर्ब भी यहाँ यूज हो रहा है। देयर इज अ बट ओनली गॉड, यानी कि एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, जस्ट एक ही गॉड है। ही इज फाइन नाउ, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे इसको एक ही में समझिएगा, दूसरा सेंटेंस, ही इज फाइन नाउ बट, है ना। ही इज फाइन नाउ बट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओनली या जस्ट या ओनली, राइट, जस्ट या ओनली, यानी कि वो अच्छा है, केवल वो बहुत अच्छा है। जस्ट ही इज फाइन नाउ, वो अच्छा है। तो यहाँ पे बट जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ भी ये क्या है, एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है बट। ओके, अब वही दूसरी तरफ देखते हैं येट को। आई होप कि ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बट का यूज जो है यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एज ए एडवर्ब, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए, या एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इस तरीके से यूज किया जा रहा है सिंपली। दूसरी तरफ इट शोज टाइम और कंटिन्यूटी मीन्स अंटिल नाउ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इट शोज, ये दिखाता है, दर्शाता है किसी चीज को, टाइम को या कंटिन्यूटी को, यानी कि उसके रेगुलर एक्शन को, यानी कि जो लगातार वो हो रहा है उसको, किसी कार्य को या किसी वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को, उसके बारे में रिप्रेजेंट करे, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंटिल नाउ, जब तक कि नहीं, है ना, अंटिल नाउ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर येट का यूज अगर एडवर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब टाइम या कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब क्या होगा, अंटिल नाउ के सेंस में, सो फार अभी तक के सेंस में, और स्टिल इसका भी मतलब अभी तक में होता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका यूज जो है अक्सर नेगेटिव सेंटेंस में अगर एडवर्ब के रूप में हो रहा है तो, या तो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। किसका, येट का। रिमेंबर दैट कि जब भी एट का यूज एज अ एडवर्ब होगा या तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ होगा या तो क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, तो देख सकते हैं कि येट का यहाँ पे यूज किया है, एज अ एडवर्ब हुआ है जो कि वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, यानी टाइम को बता रहा है कि मैंने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया, पूरा नहीं किया है। तो येट आप देख सकते हैं कि कंजंक्शन नहीं है,
ये दो सेंटेंस को या दो क्लाउज को या दो वर्ड को जोड़ नहीं रहा, ऐड नहीं रहा, ऐड नहीं कर रहा है, बस ये वर्ब के बाद आकर उसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया, यानी कि ये बात कर रहे हैं इसकी, फिनिश की, ना कि वर्क की। वर्क यहाँ पे नाउन है, वर्क यहाँ पे नाउन है, फिनिश की बात कर रहे हैं कि अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He has his letter arrived yet? Has his letter arrived yet? क्या उसका पत्र अभी तक पहुंच गया है? क्या उसका पत्र पहुंच गया है, अभी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? तो ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे। एट यहाँ पे क्या है, एज अ एडवर्ब का यूज हो रहा है, एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम येट, ठीक है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा नेगेटिव सेंटेंस के साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के साथ भी। ओके, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम येट, यानी कि अभी भी हम लोगों के पास बहुत समय है, अभी भी हम लोगों के पास बहुत समय है। तो फिर से एट का यहाँ यूज किस तरीके से हो रहा है, एज अ एडवर्ब, ठीक है, एज अ एडवर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में येट को एज अ एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, जहां पे ये दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहे, दो क्लाउज को नहीं जोड़ रहे, दो वर्ड को नहीं जोड़ रहा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका जो तीसरा जो डिफरेंस का जो बेस है वो है प्रेपोजिशन। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि येट का यूज प्रेपोजिशन के रूप में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बट का यूज प्रेपोजिशन के रूप में होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। बट मीन्स एक्सेप्ट और अदर दैन। तो बट का यूज जब हम लोग प्रेपोजिशन में करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, छोड़कर, अदर दैन, इसके अलावा, ठीक है, अदर दैन कहने का मतलब उसके अलावा, ठीक है। इट फंक्शंस एज अ प्रेपोजिशन, और ये सारे जो है किस रूप में यूज होते हैं, फंक्शंस के रूप में। पहला क्या है, इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट के रूप में, और दूसरा अदर दैन के रूप में। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार दिया है, इसको ध्यान से समझना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट जनरली फॉलोज वर्ड्स लाइक ऑल, एवरीवन, नथिंग और नो वन एक्सेट्रा। तो यानी कि ये जो अगर बट का यूज प्रपोजिशन के रूप में होगा तो हमेशा फॉलो करेगा, यानी इसके पहले आएगा, किसके पहले, वर्ड्स लाइक ऑल, एवरीवन, नथिंग और नो वन, इसके ये पहले आएगा और एज अ प्रपोजिशनल के रूप में वर्क करेगा। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। एवरी स्टूडेंट्स बट ही वाज एब्सेंट। अच्छा, यहाँ पे फॉलो करने की बात की जा रही है ना, फॉलो कहने का मतलब ये इस सारे वर्ड्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, एवरी स्टूडेंट्स बट ही वाज एब्सेंट, यानी कि सारे लोग उपस्थित थे, अदर देन ही वाज एब्सेंट, यानी कि सारे उपस्थित हैं, ठीक है। एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट बट ही वाज एब्सेंट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एवरी स्टूडेंट बट ही वाज एब्सेंट एक्सेप्ट। तो बट का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट, ठीक है, यानी कि ही को छोड़कर बाकी सारे उपस्थित थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बट है एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस सेंटेंस में, यानी एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन के रूप में वर्क किया जाता है। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट और बट ही वाज एब्सेंट, यानी कि सारे स्टूडेंट उपस्थित थे केवल उसको छोड़कर, यानी कि वह अनुपस्थित था, राइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अद्विका ईट्स एवरीथिंग बट फास्ट फूड, यानी कि अद्विका जो है वो सब कुछ खाती है लेकिन फास्ट फूड को छोड़कर, एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्ट का मतलब हुआ, या अदर देन का भी, अदर देन फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड को छोड़कर, या एक्सेप्ट अदर देन फास्ट फूड और एक्सेप्ट फास्ट फूड। सी ईट्स एवरीथिंग, वह सब कुछ खाती है। तो बट भी यहाँ पे फिर से क्या है, इसका प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, एवरी स्टूडेंट बट ही वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्सेप्ट एज अ प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि इसका तो येट का यूज प्रपोजिशन के रूप में नहीं होता, तो यहाँ पे येट का यूज जो है एक और तरीके से भी होता है, एम्फेसिस।
एम्फेसिस का मतलब होता है फोर्स, जोर डालना, दबाव डालना, राइट। एम्फेसिस, एम्फेसाइज करने के लिए इसके सेंटेंस को। चलिए इसको समझते हैं। हालांकि ये अलग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये अलग पॉइंट है, ये बट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये येट के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। येट कैन इंटेंसिफाई अदर वर्ड्स टू शो रिपीटेड एक्शन और इंक्रीजिंग अमाउंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। येट कैन इंटेंसिफाई यानी बढ़ा देना, अदर वर्ड्स टू शो यानी कि उसकी महत्ता को, उसके वैल्यू को बढ़ा देना, टू शो रिपीटेड एक्शन यानी कि जो एक्शन बार बार हो रहा है उसके इंटेंसिटी को वो बढ़ा देता है, इंटेंसिफाई कर सकता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग अमाउंट, या तो उसके अमाउंट को, मात्रा को या नंबर्स को वो क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे इसका मतलब क्या होगा, येट अनदर, येट मोर और एडिशनल जिसको कह सकते हैं, अधिक। तो ये इसका मीनिंग होगा किसमें, एज अ एम्फेसिस के रूप में, येट के। ओके, चलिए एग्जांपल समझते हैं। She arrived with yet another information। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये दो एज अ कंजंक्शन काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पे एज अ क्या है, एम्फेसिस कर रहा है, और ये एज अ क्या है, एडजेक्टिव के रूप में भी कह सकते हैं इसको, या एडवर्ब के रूप में भी कह सकते हैं इसको। She arrived with yet यानी कि another, yet का मतलब क्या हो गया, another या more या additional, ठीक है। तो यहाँ पे yet का मतलब क्या हो गया, या तो another या तो more या तो additional कह सकते हैं, यानी कि और इंफॉर्मेशन के साथ वो क्या है, आया, उपस्थित हुआ, उपस्थित हुई। She arrived with yet another information। और yet के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, another और more और additional information। ओके, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्टार दिया है, ध्यान रखिएगा इसको। द कंप्यूटर हैज शट डाउन येट अगेन, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है दोबारा फिर से क्या है, वो बंद हो गया, शट डाउन। तो येट अगेन जो है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो दिखा रहा है एक्सक्लेमेशन को, येट अगेन। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे एज अ एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये एम्फसाइज कर रहा है। इसका मेन कार्य यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को इंटेंसिफाई करना, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को या इंटेंसिटी को बढ़ा देना। ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं, जो बैंकिंग और एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, एनडीए के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि येट का यूज अगर कंजंक्शन के रूप में हो रहा है या एडवर्ब के रूप में है। मैं आने वाले सेशन में इस पे आधारित एक्सरसाइज भी लाऊंगा, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से येट का यूज किया जा रहा है और कहां पे रॉन्ग सेंटेंसेस है या इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फोकस। इसका दूसरा जो है पॉइंट, ये अलग है, मैं पहले फिर से बता दूं, ये अलग है और ये अलग है। फॉर्मल कंस्ट्रक्शंस। फॉर्मल कंस्ट्रक्शन मतलब हैव येट टू, बी येट टू। इसका मतलब क्या होता है, अ फॉर्मल वे टू से समथिंग हैजंट हैपेंड बट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि हैव येट टू, बी येट टू, इसका मतलब क्या है, समथिंग टू बी एक्सपेक्टेड, यानी समथिंग टू बी एक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसा कुछ जो है जो होने वाला, उसके लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं। हैजंट हैपेंड बट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट इज टू बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसका सिंपली मीनिंग होगा क्या, हैजंट हैपेंड बट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्राइज हैज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इसके यूज को आप समझिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इसके यूज से समझिएगा। हैज येट टू, हैव है तो यहाँ पे हैज का भी यूज हो सकता है, हैड का भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट में इस तरीके से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज का यूज हुआ, अगर सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता तो यहाँ हैव का यूज होता, अगर कोई पास्ट में होता तो हैड होता। द प्राइज हैज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाना अभी बाकी है। येट टू बी का मतलब अभी होना ये बाकी है, एक्सपेक्टेड है कि ये काम अभी होना है, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। ओके, अगर ये पास्ट में होता तो हैड का यूज करते हैं, है ना। अगर ये द प्राइज हैड येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी किया जाना बाकी था,
किया जाना बाकी था, राइट। अब यहाँ पे एक दूसरा देखते हैं, अगर हैज का जगह पे हम लोग क्या है, बी येट टू, वॉज येट टू बी का मतलब बी वर्ब टू बी, यहाँ पे वॉज इज ये सब का भी यूज कर सकते हैं, ओके। एक और पॉइंट मैंने यहाँ रखा है, यस एस येट मीन्स अंटिल नाउ। येट का मीन्स, येट का एक दूसरा मीनिंग भी क्या होता है, अंटिल नाउ, है ना, अंटिल नाउ। और सो फार, जो कि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, अंटिल नाउ, सो फार और स्टिल, अभी तक, यूज इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। एज येट नो क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि अभी तक, इसका मतलब क्या हो गया, एज येट, अभी तक कोई भी क्रिमिनल्स क्या है, गिरफ्तार नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किए गए हैं। तो अभी देख सकते हैं कि एज येट जो है एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एज अ एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, एज अ एडवर्ब यूज किया जा रहा है येट की, अभी तक, जो कि समय को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एज येट नो क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, अभी तक किसी भी क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स रखे हैं, दो एक एग्जांपल्स करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। मेरा मेन पर्पस यही है। अभी यहाँ पे एक और रह गया है क्या, बट का यूज जो है हम लोग एज अ नाउन भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, बट का यूज जो है हम एज अ नाउन भी करते हैं। बट कैन बी यूज एज अ नाउन यूजुअली इन प्लूरल फॉर्म टू रेफर टू ऑब्जेक्शंस और एक्सक्यूजेस, ठीक है। बट का जो यूज है वो नाउन की तरह भी किया जा सकता है, खास करके प्लूरल फॉर्म में, रेफर ये बताने के लिए, किसको रेफर करने के लिए, ऑब्जेक्शंस या एक्सक्यूजेस को, यानी कि ऑब्जेक्शंस, जब हम किसी पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मनाही करते हैं, या एक्सक्यूज देते हैं, या कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, यानी बहाना कह सकते हैं, है ना। इस तरीके के सेंटेंसेस में बट का यूज है एज अ नाउन के रूप में किया है, तो बहुत ही मजेदार है। चलिए देखते हैं, लेट्स मेक अ डिसीजन विदाउट एनी वर्ड्स। यस, एनी क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद क्या आता है, नाउन होना चाहिए। तो एनी के बाद क्या है, बर्ड्स, यानी कि चलो एक डिसीजन लेते हैं बिना किसी बर्ड्स के, यानी बिना किसी बहाने के, या बिना किसी एक्सक्यूज के। तो बट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी एक्सक्यूज। बट के यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, एक्सक्यूज, ओके, या ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, बी मस्ट गो। हम लोग अक्सर कहते हैं अब मुझे कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुनना है, यानी किंतु परंतु मुझे नहीं सुनना है, हम लोग को जाना है तो जाना है, वी मस्ट गो, हम लोग जाएंगे। और द सो विल मस्ट गो ऑन, सो विल मस्ट गो ऑन, चलेगा तो चलेगा, ओके। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बट का जो यूज हुआ है, इफ एंड बट्स, हालांकि एंड जो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो इफ भी नाउन है यहाँ पे और बट भी नाउन है, और ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, जो कि दो नाउन को, इफ्स एंड बट्स को क्या है, जोड़ रहा है। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, बी मस्ट गो, यानी कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी किंतु परंतु नहीं, बी मस्ट गो, हम लोग जरूर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में बट का जो यूज है एज अ नाउन के रूप में किया गया है। सो आई होप कि आज का जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो अंतर है बट और येट के रूप में, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज मेरे वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आगे आने वाले सेशन में इस पर एक प्रैक्टिस, यानी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बट का यूज किस तरीके से हुआ है, नाउन, एडवर्ब या कंजंक्शन के रूप में, या येट का यूज एक एडवर्ब के रूप में, या कंजंक्शन के रूप में, या दूसरे फॉर्म्स में एडवर्ब के रूप में। हालांकि ये एडवर्ब यहाँ पे है तो नहीं, क्योंकि एज के साथ आया तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो एडवर्ब को ही के रूप में समझा जा सकता है। तो हम लोग आगे आने वाले सेशन में हम लोग इन सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई जस्ट टॉयल अ लॉट, I just put my shoulder into the wheel to prepare the video, different sessions
एंड मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप तक वो हर वीडियो पहुंचा सकूं और एक सेशन के मतलब से एक कंक्लूजन, एक डिफरेंसेस के आधार पे मैंने थोड़ा एक अलग अप्रोच लिया है, जहां पे मैं आपको कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स जो कि कंपेयर करके साइड बाय साइड में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आपको सब में डिफरेंस पता चले। तो मैं आने वाले सेशंस में और भी ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। So if you like my videos, way of explanation, and of course the method of explaining, please, I need your support. Do subscribe my channel, share my videos, and as much as possible to all the needy people or learners, especially competitive and those who want to enhance their knowledge in English sector. So please subscribe and share, and of course comment me if you have any doubt and query. Okay, I will reply in no time. So आज के लिए इतना ही. That's all for the day. We'll meet in the next session. Until then, namaskar.